हेलो दोस्तों, आज हम द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? किसके नाम पर हुआ? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसके नाम पर हुआ था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आधुनिक कविता के दूसरे पड़ाव सन 1903 से 1916 को द्विवेदी युग कहा जाता है। यह आधुनिक कविता के उत्थान व विकास का काल था। सन 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने थे? 1903 ईस्वी में। द्विवेदी जी ने खड़ी बोली को शुद्ध व्याकरण सम्मत एवं व्यवस्थित बनाकर साहित्य के सिंहासन पर बैठने योग्य बनाया। अब वह ब्रजभाषा रानी की युगरागी न रहकर स्वयं साहित्यिक जगत की सम्राज्ञी बन गई है। यह कार्य द्विवेदी जी के महान व्यक्तित्व से ही संपन्न हुआ था। इस काल का कवि मंडल उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इनके बताए मार्ग पर चला। इसीलिए इस युग को क्या कहा जाता है? द्विवेदी युग का नाम दिया जाता है। इसके कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन कौन से थे? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल सनेही, राम नरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा, शंकर सत्यनारायण, कविरत्न, गोपाल चरण आदि। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा को देखते हुए सन 1931 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारणी सभा ने इन्हें आचार्य की उपाधि दी। आचार्य की उपाधि किसने दी थी? काशी नागरी प्रचारणी सभा ने। और कब दी थी? 1931 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया? किसके नाम के आधार पर किया गया है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया है? किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का एक और नाम है, क्या नाम है एक और? जागरण सुधार काल। द्विवेदी युग का जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। यह किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल कहा है। आदिकाल को संधिकाल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? संधिकाल। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को क्या कहा है? गद्यकाल। द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत भारतेंदु प्रज्ञेन्दु साहित्य सुधाकर उपाधि से विभूषित किया गया है। किसे किया गया है? नाथूराम शर्मा शंकर। द्विवेदी युग के कवि नाथूराम शर्मा शंकर ब्रजभाषा के कवि थे, किंतु शीघ्र ही खड़ी बोली की ओर इनका झुकाव हो गया था। इन्होंने राजा रवि वर्मा के चित्रों के आधार पर कविताएं लिखी थी। ये समस्या पूर्ति के बड़े कुशल थे। इन्हें कविता कामनी कांत भारतेंदु प्रज्ञेन्दु साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से विभूषित किया गया। अनुराग रतन, शंकर सरोज, गर्भ रंडा रहस्य तथा शंकर सरस्वती इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ है। ये प्राय अतिशयोक्तिपूर्ण कविताएं लिखते थे। ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार की है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। इसे वे साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोश मानते थे। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। उन्होंने सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ क्या है? संपत्ति शास्त्र। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ संपत्ति शास्त्र। यह पुस्तक 1908 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जो भारत के आर्थिक राजनीतिक यथार्थ को अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती है। संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? जूही की कली किसकी पत्रिका थी? निराला की। और किसने अपनी पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने।
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्यिक नेतृत्व के उत्कर्ष काल में निराला की साहित्यिक जीवन शुरू होता है। इनकी पहली रचना थी जूही की कली। निराला की जूही की कली 1916 में मुक्त छंद की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए ही लौटा दिया था। निराला समन्वय पत्र से जुड़े, बाद में सुधा और मतवाला से भी जुड़े। कौन जुड़े? निराला। मतवाला में उनका संघर्ष भी रहा। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? किसने किया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा? यह किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि कविता अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र बन जाती है। या रामचंद्र शुक्ल को याद करें तो उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है वह क्या है? कविता। इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? तो हम देख लेते द्विवेदी युग के कवि कौन कौन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लेकिन सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया बी। सोहनलाल द्विवेदी द्विवेदी युग के कवि नहीं बल्कि कहाँ के हैं? राष्ट्रीय चेतना के कवि। राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत एवं प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद श्रीधर पाठक, गया प्रसाद शुक्ल, सनेही, रामनरेश त्रिपाठी, नाथूराम शर्मा शंकर, गोपाल शरण सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर आदि हैं। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मुकुटधर पांडे। लोचन प्रसाद पांडे के अनुज मुकुटधर पांडे भी सुकवि थे। ये किसके भाई थे? लोचन प्रसाद के। वे प्रकृति के उपासक थे। इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना, रहस्यात्मक अनुभूति के दर्शन होते हैं। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ परगीतकार माने जाते हैं। वस्तुत इनके काव्य में छायावाद का पूर्वाभास मिलता है। पूजा फूल तथा कानन कुसुम इनके प्रकाशित काव्य संकलन हैं। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? किस कवि की? मुकुटधर पांडे। किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? मुकुटधर पांडे। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिया प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कृत प्रिय प्रवास संस्कृत की समस्त था। कोमलकांत पदावली से अलंकृत एवं संस्कृत वर्ण वृत्तों में लिखित हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह 17 सर्गों में विभक्त है। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। हरिओद जी की बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। गद्य और पद्य में इनका समान अधिकार था। कुल मिलाकर इनकी रचनाएं कितनी थी? 51। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हरिओद जी ने जहां चोखे चौबदे में मुहावरों के बाहुल्य तथा लोक भाषा के समावेश का प्रयास किया, वहीं वे दही वनवास में की रचना द्वारा एक और प्रबंध सृष्टि का प्रयत्न किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने काव्य संग्रह रस कलश, काव्य संग्रह कौन सा? रस कलश को ब्रज भाषा में लिखकर यह सिद्ध कर दिया है कि ब्रज भाषा पर ही उनकी अच्छी पकड़ है। हरिओद जी ने 2 नाटक प्रद्युमन विजय, यह कब प्रकाशित हुआ? 1893 ईस्वी में, तथा रुक्मणी परिण्य, यह कब प्रकाशित हुआ? 1894 ईस्वी में भी लिखे। सन 1894 ईस्वी में इनका प्रथम उपन्यास प्रेम कांता प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात 2 और उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, यह कब प्रकाशित हुआ? 1899 ईस्वी में, तथा अध खिला फूल 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हरिओद जी की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? रसिक रहस्य, यह कब प्रकाशित हुई? 1899 ईस्वी में। प्रेम अम्बुवारिदी, प्रेम प्रपंच, यह कब हुई? 1900 ईस्वी में। प्रेम अम्बु पर श्रवण, प्रेम अम्बु प्रभा, ये कब प्रकाशित हुई? 1901 ईस्वी में। प्रेम पुष्पहार 1904 ईस्वी में। उद्बोधन 1906 ईस्वी में। और काव्योपवन 1909 ईस्वी में। करमवीर 1916 ईस्वी में। और ऋतु मुकुर 1917 ईस्वी में। पद्मा परसून 1925 ईस्वी में। और पद्म प्रमोद 1925 ईस्वी में प्रकाशित हुई।
कल्पलता, बोलचाल, पारिजात और हरिओद सतसई जैसे मुक्तक काव्य के अलावा कबीर वचनावली साहित्य संदर्भ तथा हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आलोचनात्मक कृतियों की रचना भी हरिओद जी ने ही की है। सन 1924 ईस्वी में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद को भी सुशोभित किया। खड़ी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय हरिओद जी को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है, कौन सा है? प्रिय प्रवास। हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य के सर्गों की संख्या कितनी है? 17। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है, कौन सा काव्य ग्रंथ है? चोखे चौबते। वेदही वनवास नामक काव्य लिखा है, किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। वेदही वनवास के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है? तो हम देख लेते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की कौन कौन सी रचनाएं हैं। वेदही वनवास, चोखे चौबदे और चुभते चौबदे, ये किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। लेकिन विचित्र विवाह इनकी रचना नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया विचित्र विवाह। विचित्र विवाह किसकी रचना? रामचरित उपाध्याय की। विचित्र विवाह राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा रामचरित उपाध्याय की कृति है। इसके अतिरिक्त इन्होंने रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य भी लिखा। इनका प्रबंध काव्य कौन सा है? रामचरित चिंतामणि। शेष कृतियां किसकी? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी जब राजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। ये पंक्तियां किस काव्य में से ली गई हैं? प्रिय प्रवास से। और प्रिय प्रवास किसका है? हरिओद जी का। द्विवेदी युग की कविता है, कौन सी कविता की विशेषताएं हैं? उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं कि सामान्य द्विवेदी काव्य को नीरस, इतिवृत्तात्मक और उपदेशात्मक कहा जाता है। इतिवृत्तात्मकता किस काव्य युग की प्रमुख विशेषता? किस काव्य युग की है? द्विवेदी युग की। द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो हम देखेंगे कौन कौन सी विशेष प्रमुखताएं हैं। गद्यात्मकता, वैचारिकता, इतिवृत्तात्मकता। लेकिन काव्यात्मकता इसकी विशेषता, प्रमुखता या विशेषता नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया काव्यात्मकता। भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष है? किस वर्ष है? 1912 ईस्वी में। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 3 अगस्त 1886 ईस्वी को झांसी के चिरगांव में जन्मे, किसका जन्म हुआ? मैथिली शरण गुप्त का। कब हुआ? 1886 ईस्वी में। कहाँ हुआ? झांसी के चिरगांव में। हिंदी के सर्वाधिक प्रभावी और लोकप्रिय रचनाकारों में से एक है। इनकी कविताओं में बौद्ध दर्शन, महाभारत, रामायण आदि के कथानक स्वतः उतर आते हैं। हिंदी की खड़ी बोली के रचनाकार गुप्त जी हिंदी कविता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के समान है। इन्होंने 1912 ईस्वी में राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत भारत भारती का प्रकाशन किया था, जो कितने खंडों में है? 3 खंडों में। इसके अंदर महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की संज्ञा दी है। गुप्त जी को सन 1954 ईस्वी में पद्म भूषण प्रदान किया गया। साकेत इनके सर्वोत्कृष्ट रचना है, जिसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर रामकथा कही गई है। ये बहुत ही कम कवियों ने उर्मिला का जिक्र किया है। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं जयद्रथ वध, विकटभट्ट, गुरुकुल, किसान, सिद्धराज, जय भारत, द्वापर, वैतालिका, कुणाल और यशोधरा, पंचवटी, हडिम्बा, अर्जुन विसर्जन, काबा करबला और साकेत महाकाव्य है। गुप्त जी द्वारा अनुदित काव्य कौन से हैं? पलासी का युद्ध, मेघनाथ वध, विचित्र संहार। यशोधरा की नायिका गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। किसान में एक सामान्य किसान के जीवन संघर्ष की
कथा है। रंग में बंग राजपूत आन की कथा है। जैनी मार्क्स की पुत्री जैनी पर रचित प्रबंध काव्य है। जैनी क्या एक प्रबंध काव्य। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक रंग में बंग का प्रकाशन कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। किंतु इसकी ख्याति का मूलाधार भारत भारती 1912 ईस्वी है। भारत भारती का रचना काल कब है? 1912 ईस्वी में। गुप्त जी ने तिलोत्तमा, चंद्रहास तथा अनग नामक 3 नाटक लिखे हैं। ये किसके नाटक हैं? गुप्त जी के। प्राय सभी प्रकार के परगीत और मुक्तक भी लिखे हैं। मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध राम भगत कवि थे। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता से निकलने वाली वैश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। बाद में इनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ और इनकी कविताएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है? किसकी की गई है? राष्ट्रीय भावना की। राजपूती आन की कथा है। रंग में बंग। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? चिरगांव किस कवि का है? मैथिली शरण गुप्त का। किसान के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। रंग में बंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। निम्नलिखित में से एक मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना नहीं है, तो हम देखेंगे मैथिली शरण की रचनाएं कौन कौन सी है। सिद्धराज, जय भारत, हिडिंबा, ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। लेकिन कृषक क्रंदन इनकी रचना नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया कृषक क्रंदन। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? जयद्रथ वध क्या है? एक खंड काव्य। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध का प्रकाशन कब हुआ? 1910 ईस्वी में। मैथिली शरण गुप्त का प्रारंभिक रचनाओं में भारत भारती को छोड़कर जयद्रथ वध की प्रसिद्धि सर्वाधिक रही। हरि गीतिका छंद में रचित यह एक खंड काव्य है। किस छंद में रचित है ये? हरि गीतिका। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? नवम। नौवां छंद इसका सर्वाधिक मार्मिक छंद है, सर्ग है। मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। साकेत में कितने सर्ग हैं? 12। सर्ग को समय भी कहा जाता है और बाग भी कहा जाता है, जिसका रचना काल 1916 से 1932 ईस्वी है। साकेत की संपूर्ण कथा का केंद्र बिंदु कौन है? उर्मिला। आरंभ में इसका नाम उर्मिला उताप अर्थात उर्मिला काव्य रखा गया था, क्योंकि महाकवि रविंद्रनाथ ने बांग्ला भाषा में लिखे गए अपने निबंध काव्योत्तर उपेक्षित में राम कथा के में अव्यक्त वेदना देवी उर्मिला के प्रति भारतीय कवियों की उपेक्षा की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख द्वारा हिंदी कवियों से अनुरोध किया था कि वे इस उपेक्षा को दूर करें। अपने काव्य गुरु द्विवेदी जी से संकेत पाकर गुप्त जी ने साकेत लिखना शुरू कर दिया था। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है? लक्ष्मण और उर्मिला के। साकेत की कथा का मुख्य संबंध उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र से जुड़ा है। यह मैथिली शरण गुप्त का सर्वश्रेष्ठ काव्य है। इसकी कथा साकेत अयोध्या को केंद्र मानकर लिखी गई है। इस काव्य का प्रारंभ अयोध्या के राजभवन में होने वाले लक्ष्मण उर्मिला के विनोद से होता है। यह विशद प्रबंध काव्य है। इसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला को नायिका बनाकर राम कथा कही गई है। साकेत रचना की मूल प्रेरणा गुप्त जी को महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है, जो सरस्वती में 1908 ईस्वी में जुलाई में भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छंदम नाम से छपा था। मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास में उपेक्षित नारी पात्र को निबंध पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। किसमें? साकेत में। किसे किया है? उर्मिला। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषता है कालानुसरण की क्षमता अथवा उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करने
करते चलने की शक्ति है। इस दृष्टि से हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधि कवि ये निसंदेह कहे जा सकते हैं। भारतेंदु के समय से स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही है उसका विकास किस में मिलता है? भारत भारती में। इधर के राजनीतिक आंदोलनों ने जो रूप धारण किया है उसका पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यवाद, विश्व प्रेम, किसानों एवं श्रमजीवियों के प्रति प्रेम एवं सम्मान इनकी झलक हम पाते हैं। तद्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। छायावाद के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।